हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 विज्ञान विषय के अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के ऑलरेडी 2 पार्ट पहले हो चुके हैं। आज हमारा इसी कड़ी में तीसरा पार्ट है। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप उनको पहले देख लें। उसके बाद इस क्लास को देखें ताकि चैप्टर को समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें यूज होगी वो उन्हीं पार्ट 1 और पार्ट 2 पर आधारित होगी। तो अगर आपने वो पहले देखे होंगे तो आपको ये पार्ट 3 समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, यानी जो अभी तक हमने कार्बन यौगिक पढ़े हैं उन कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्मों की हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला गुणधर्म है वो है दहन, यानी कि जो कार्बनिक यौगिक हमने पढ़े हैं उन कार्बनिक यौगिकों को जलाने पर आखिर क्या होता है। तो कार्बन और उसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि दहन करने पर ये प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। यानी कि जो कार्बन है और उससे बने यौगिक है इनका उपयोग हम ईंधन के रूप में कर सकते हैं। जैसा कि आपको अभिक्रिया में दिख रहा होगा कि जब मेथेन का वायु की उपस्थिति में क्या किया गया है, दहन किया गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ ही ऊष्मा एवं प्रकाश का निर्माण हो रहा है। यानी कि यहाँ पर और ऊष्मा और प्रकाश पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न हो रहे हैं, अतः हम इसका उपयोग ईंधन के रूप में कर सकते हैं। हम बात करें अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन की। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल आबंध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर ये नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं, यानी कि ये अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। साथ ही ये नीली लो के साथ बिल्कुल स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। वही हम बात करें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वे कार्बन श्रृंखला जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में या तो द्वि आबंध होता है या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में त्रि आबंध होता है। तो ऐसी कार्बन श्रृंखला को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन करने पर धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं। कैसी? धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं। कारण क्या है कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उनमें कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन से कहीं अधिक होती है, और वायु की उपस्थिति में कार्बन का पूर्ण अपचयन नहीं हो पाता। और कार्बन का जब पूर्ण उपचयन नहीं हो पाता तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उस दहन के समय उसमें धुआं उत्पन्न होता है। ठीक है, अतः संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में दहन के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। तो ये कार्बन यौगिकों का पहला गुणधर्म था। दूसरे गुणधर्म की हम बात करें वो है ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है कि अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो देखें जो एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल या जिसे हम एथेनॉल कहते हैं, ठीक है, एथेनॉल या इसी को हम क्या कहते हैं, एल्कोहल। और इसका सूत्र क्या होता है, C2H5OH। ऐसे भी कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं, दोनों बात सही है। तो जो एथेनॉल या एल्कोहल है वो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 या फिर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 की उपस्थिति में किसमें बदलते हैं, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित होते हैं। किसमें परिवर्तित होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। यहाँ पर देखो एथेनॉल वो क्षारीय KMnO4 या फिर अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में किसमें बदल रहे हैं, एथेनोइक अम्ल में। और एथेनोइक अम्ल किसका उदाहरण है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। क्योंकि यहाँ पर देखो कौन सा प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा हुआ है, CH3COOH। और ये जो COOH है ये कौन सा समूह होता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह होता है। तो यहाँ पर एथेनॉल किसमें परिवर्तित हो रहा है, एथेनॉल ऑक्सीकरण अभिक्रिया के जरिए एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित हो रहा है। और यहाँ पर ऑक्सीकारक की भूमिका कौन निभा रहे हैं, ये क्षारीय KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7। ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी ऑक्सीजन किसको दान कर रहे हैं, एथेनॉल को दान कर रहे हैं। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है, ऑक्सीकारक कहा जाता है। ठीक है,
तो ये दूसरा रासायनिक गुणधर्म था। आगे बात करते हैं संकलन अभिक्रिया, या जिसे हम हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का योग हो रहा था। अब यहाँ पर हाइड्रोजनीकरण यानी किसका योग होगा, हाइड्रोजन का योग होगा। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में होता क्या है कि जब पैलेडियम या निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर क्या बनाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। यानी कि यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसको जोड़कर, हाइड्रोजन को जोड़कर किसमें बदलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलते हैं। और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि हो रही है, अतः इस अभिक्रिया को हम हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, इसी अभिक्रिया का उपयोग करके वनस्पति तेलों से वनस्पति घी भी बनाया जाता है। ये पॉइंट आपको विशेष ध्यान रखना है। कई बार पूछा जाता है कि वनस्पति घी का निर्माण कैसे किया जाता है, तो वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया के प्रयोग से वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। यानी जो वनस्पति तेल होते हैं उनमें कार्बन और कार्बन के बीच में द्विआबंध या कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिआबंध जैसी लंबी श्रृंखलाएं पाई जाती है। जबकि हम बात करें जंतु वसा की यानी वनस्पति घी की, तो उसमें संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं पाई जाती है। यानी कि इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल आबंध वाली श्रृंखलाएं पाई जाती है। आपने देखा होगा कि कुछ विज्ञापनों में कहा जाता है कि जो वनस्पति तेल हैं वो कैसे होते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। इसका कारण क्या है कि जो जंतु वसा है, ठीक है, उस जंतु वसा में क्या पाए जाते हैं, संतृप्त वसा अम्ल पाए जाते हैं। और जो वसा अम्ल है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे माने जाते हैं, हानिकारक माने जाते हैं। इस वजह से हमें भोजन पकाने के लिए भी जंतु वसा की जगह असंतृप्त वसा अम्लों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। आगे हम बात कर रहे हैं उत्प्रेरक की, क्योंकि यहाँ पीछे एक शब्द यूज हुआ था उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन फिर भी वो उस रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है, जो गति है, उसको बढ़ाने का या फिर घटाने का काम करते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। और इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते, लेकिन फिर भी वो अभिक्रिया की दर को बदलने का कार्य करते हैं। या तो वो अभिक्रिया की दर को कम करेंगे या फिर बढ़ाएंगे। तो ऐसे पदार्थों को उत्प्रेरक कहते हैं और इस घटना को क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्रतिस्थापन यानी कि यहाँ पर कोई एक परमाणु किसी दूसरे यौगिक के परमाणु को क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा। तो देखें, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनभिक्रियत होते हैं। यानी कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, हालांकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, संकलन होता है। कब, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। यहाँ पर क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का क्या करती है, प्रतिस्थापन करती है। और इसी कारण इसको क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह दूसरे का क्या करते हैं, स्थान लेते हैं। इस वजह से इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसा कि उदाहरण दिया हुआ है कि जब मेथेन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है, मेथिल क्लोराइड का और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो यहाँ पर देखो, जो हाइड्रोजन था उस हाइड्रोजन का विस्थापन किसके द्वारा हुआ है, क्लोरीन के द्वारा उसका विस्थापन हुआ है। अतः इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। आगे बात करें हम कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एथेनॉल की। अगर मैं बात करूँ एथेनॉल के सूत्र की, तो एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5
OH, ये किसका सूत्र है? ये एथेनॉल का सूत्र है, या इसे एथिल एल्कोहल भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी सबसे पहली विशेषता है कि जो एथेनॉल है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, दूसरी विशेषता, एथेनॉल को ही क्या कहा जाता है? एल्कोहल कहा जाता है, जिसे आप साधारण भाषा में मदिरा या शराब कहते हैं, वो एल्कोहल ही होता है। तथा सभी एल्कोहली पेय पदार्थों का ये महत्वपूर्ण क्या होता है? घटक या अवयव होता है। यानी जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं, उन नशीले पदार्थों में चाहे आप मदिरा कह लो, शराब कह लो, उन सब में कुछ न कुछ अल्कोहल मिला होता है। इसके अतिरिक्त यह क्या है? एक अच्छा विलायक है। विलायक का मतलब यह अन्य पदार्थों को क्या करना है? घोलने का काम करता है। इसीलिए इसका उपयोग टिंचर आयोडीन में, कप में, सिरप और टॉनिक आदि जैसी औषधियों में होता है। ठीक है, इसका उपयोग टिंचर आयोडीन, कफ की औषधि, सिरप और टॉनिक जैसी औषधियों में किया जाता है। एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। आप अपनी मर्जी से इसकी कितनी भी मात्रा जल में मिला सकते हो। तनु एथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने पर क्या आ जाता है? नशा आ जाता है। हालांकि अल्कोहल पीना क्या है? निंदनीय है, लेकिन समाज में यह बड़े पैमाने पर क्या है? प्रचलित है। लेकिन शुद्ध एथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा स्वास्थ्य के लिए क्या हो सकती है? या हमारे जान के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। काफी समय तक अल्कोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जैसे आपको कैंसर हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आपका सोचने समझने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। आपका शरीर पर जो कंट्रोल है, नियंत्रण और समन्वय, वो भी धीरे धीरे कम होता है और आपकी जो तंत्रिका तंत्र है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। अतः ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। आगे हम बात करें एथेनॉल की अभिक्रिया, यानी एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म। तो जब एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराई जाती है, यह एथेनॉल है, और इस एथेनॉल की अभिक्रिया जब सोडियम के साथ कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है? सोडियम एथोक्साइड का, और साथ ही हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। ठीक है, अगली अभिक्रिया है वो है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब होता है जल को अलग करना, या इसे हम कह सकते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की प्रक्रिया। तो जब 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का क्या हो जाता है? निर्जलीकरण हो जाता है, और क्या बनता है? एथीन बनता है। जैसे देखो यहाँ पर ये एथेनॉल का सूत्र है। जब एथेनॉल की अभिक्रिया गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ कराई गई है तो किसका निर्माण हो रहा है? एथीन का निर्माण हो रहा है, और साथ में जल क्या हो रहा है? जल अलग हो रहा है। तो इस अभिक्रिया में जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, वो सल्फ्यूरिक अम्ल किसका काम करता है? निर्जलीकारक का काम करता है। यानी ये एथेनॉल से जल को अलग कर रहा है, इसी कारण इसे हम क्या कहेंगे? निर्जलीकारक कहेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि जब एथेनॉल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो एथीन का निर्माण होता है, और साथ ही क्या होता है? जल का निर्माण होता है। और यहाँ पर जल क्या हो रहा है? जल एथेनॉल से अलग हो रहा है, अतः इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? निर्जलीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अगला है एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म। किसके? एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म। तो देखें, एथेनोइक अम्ल को साधारणतः एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। ये किसका सूत्र होता है? ये एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है, तथा यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। क्यों? क्योंकि देखो पीछे क्या जुड़ रहा है? COOH, और ये किसका प्रतीक होता है? ये कार्बोक्सिलिक समूह का प्रतीक है। तो जो एसिटिक अम्ल है वो कौन से समूह से संबंधित है? कार्बोक्सिलिक समूह से संबंधित है। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को क्या कहा जाता है? सिरका कहा जाता है। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है, और सिरका का उपयोग अचार में परिरक्षक के रूप में किया जाता है। यानी अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? उसमें सिरका मिलाया जाता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का जो गलनांक है वो कितना होता है? 29 केल्विन होता है, और इसीलिए ये ठंडी जलवायु अथवा शीत ऋतु में क्या हो जाते हैं? ये जम जाते हैं, और इसी कारण
इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, क्योंकि इनका गलनांक कम होने के कारण ये सर्दी की ऋतु में क्या हो जाते हैं? जम जाते हैं। और गलनांक क्या होता है? गलनांक वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है, उस तापमान को क्या कहते हैं? उस ठोस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाने वाला कार्बनिक यौगिकों के समूह का जो अभिलक्षण है वो इनकी क्या है? अम्लीयता है। इनका जो महत्वपूर्ण गुण धर्म है वो क्या है? अम्लीयता है। हालांकि खनिज अम्लों के विपरीत जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो क्या होते हैं? वो दुर्बल अम्ल होते हैं। यानी ये भी अम्ल तो होते ही है, लेकिन जो खनिज अम्ल होते हैं जैसे H2SO4, HCl, HNO3, इनकी तुलना में ये क्या होते हैं? काफ़ी दुर्बल होते हैं। कारण क्या है? कि जो खनिज अम्ल है जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये क्या होते हैं? ये पूरी तरह आयनीकृत हो जाते हैं, जबकि जो कार्बोक्सिलिक समूह वाले अम्ल है वो पूरी तरह आयनीकृत नहीं हो पाते। इस वजह से ये इतने प्रबल नहीं होते हैं। अगर हम बात करें एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुण धर्मों की, तो सबसे पहली अभिक्रिया है एस्टरीकरण अभिक्रिया। तो इसका नाम एस्टरीकरण क्यों पड़ा? क्योंकि इस अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है? एस्टर का निर्माण होता है। इस कारण इसका नाम क्या पड़ा? एस्टरीकरण। अब एस्टर कैसे बनता है? तो एस्टर मुख्य रूप से अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होता है। किसकी अभिक्रिया से? अम्ल प्लस एल्कोहल की अभिक्रिया से। तो देखो, जब एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? एस्टर बनाते हैं। यानी कि जब एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ होती है? एथेनॉल के साथ होती है या एल्कोहल के साथ होती है। किसकी उपस्थिति में? अन्य अम्ल की उपस्थिति में। तो इसका निर्माण होता है? एस्टर का निर्माण होता है। और एस्टर का सूत्र क्या होता है? CH3COOC2H5। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एस्टर कहते हैं। और साथ में क्या बनता है? साथ में जल का निर्माण होता है। ठीक है। अगर हम बात करें एस्टर की, तो एस्टर की गंध कैसी होती है? मृदु होती है। और इसका उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उपयोग इत्र बनाने में, जो सेंट या परफ्यूम होते हैं उनको बनाने में, और साथ ही स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग? एस्टर का उपयोग। आगे हम बात कर रहे हैं साबुनीकरण अभिक्रिया, ये इसी के अंतर्गत है। ठीक है। एस्टर पुनः सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा, जो कि एक सार है, किसका निर्माण करता है? एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। यानी कि जो एस्टर हमें अभी प्राप्त हुआ था वो एस्टर पुनः किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? एक तो एल्कोहल बनाता है और दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या बनाता है? सोडियम या पोटेशियम लवण बनाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं साबुन। कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। अतः इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? साबुनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि इससे क्या तैयार किया जाता है? इससे साबुन तैयार किया जाता है। और साबुन वास्तव में होता क्या है? तो दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। यानी कि यहाँ पर या तो NaOH हो सकता है या फिर क्या होगा? KOH। तो जब एस्टर की अभिक्रिया NaOH अथवा KOH के साथ कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है? एल्कोहल का। और साथ में किसका निर्माण होता है? साबुन का निर्माण होता है। ठीक है। इस प्रकार हमने किसके बारे में पढ़ लिया? साबुनीकरण के बारे में पढ़ लिया। आगे हम बात कर रहे हैं एथेनोइक अम्ल की सारक के साथ अभिक्रिया। तो जो एथेनोइक अम्ल है वो सारक, जैसे हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो इनके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? इनके साथ अभिक्रिया करके या तो लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। लवण और जल बनाते हैं। लवण के रूप में वो सोडियम एथेनोइट या फिर सोडियम एसीटेट का निर्माण करते हैं। लवण के रूप में वो सोडियम एथेनोइट या सोडियम एसीटेट का निर्माण करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये क्या है? एथेनोइक अम्ल है और इसकी अभिक्रिया किसके साथ हो रही है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो किसका निर्माण हो रहा है? निर्माण हो रहा है सोडियम एथेनोइट का। और साथ में किसका निर्माण हो रहा है? साथ में जल का निर्माण हो रहा है। तो ये क्या है? ये लवण है और ये जल है। और इस लवण का नाम क्या है? सोडियम एथेनोइट या सोडियम
एसीटेट। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं एथेनोइक अम्ल की कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कि जो एथेनोइक अम्ल है वो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किस तरह अभिक्रिया करते हैं। तो एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और साथ ही क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। और इस अभिक्रिया में जो उत्पन्न लवण है उसे वही सोडियम एसीटेट या सोडियम एथेनोइक कहते हैं। ठीक है, देखो अभिक्रिया, ये एथेनोइक अम्ल है और जब एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ कराई गई है तो किसका निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर ये सोडियम एसीटेट है, ये जल है और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक इसी तरह जब एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराई जाती है तो भी किसका निर्माण होता है, सोडियम एसीटेट का, साथ ही जल का और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी अभिक्रिया आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को वोट दें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।